महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप क्या हैं, बल्कि ये कि आपने देश को, समाज को दिया क्या है। पेशे से चाहे आप बड़े अधिकारी हों या समाज सेवा का दावा करने वाले नेता, आप बड़े डॉक्टर हों या प्रसिद्ध पत्रकार, चाहे आप इंजीनियर हो या कलाकार, फ़र्क तो तब पड़ता है जब आपने कुछ ऐसा किया जो समाज के लिए अनुकरणीय हो, आपकी पहल लोगों की ज़ुबान पर हो। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने गंदी बस्तियों के बच्चों, जिनमें कई ड्रग्स लेते थे तो कोई किसी और बुरी आदत का शिकार था। इनके अंदर असीमित ऊर्जा तो थी, मगर वह नकारात्मक काम पर नष्ट हो रही थी। मगर बॉक्सर शैलेश त्रिपाठी की खोजी नज़रें लगातार ऐसे बच्चों को उन जगहों से तलाश कर रही थी जहां एक एक कमरे में कई लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और सुबह के सूर्योदय के साथ इनका पूरा दिन अपने परिवार के लिए 2 समय की रोटी की बामुश्किल व्यवस्था करने पर ही निकल जाता था। मुंबई के एक साधारण शिक्षक के बॉक्सर बेटे की पारखी नज़र का इन बच्चों के जीवन में पड़ना आज वरदान बन चुकी है। आज ये बच्चे अपनी ऊर्जा को पहचान कर देश के लिए मिसाल बन चुके हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम ऋतिका है। रितिका, कहाँ से आती हैं आप? दहीसर। कितनी दूर? 7 किलोमीटर। ये बताओ कि आप यहाँ पे जो बॉक्सिंग में ये सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके घर में मदर फादर क्या करते हैं? उनका सपोर्ट रहता है आपको? हाँ। ठीक है। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं, ठीक? हाँ। जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। कई लोग ऐसे रहते हैं, आप लोग भी सब माने उसी एकदम साधारण स्थिति से आके, तो ये जो शैलेश जी आप लोग को सिखा रहे हैं, तो कैसा लगता है? कुछ नाम रोशन करना है देश के लिए? करना है। सक्सेस मिल रही है? हाँ, मिल रही है। लोग पहचान रहे हैं? हाँ। कहाँ कहाँ खेले हो बेटा आप? मैं चंद्रपुर खेली हूँ और अभी नोएडा गई थी। आपका नाम? पूजा। पूजा। आप कहाँ के हो बेटा? मैं भी दहीसर से हूँ। दहीसर से हो? हाँ। घर वाले आने देते हैं? हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। तो शैलेश जी जो हैं, ये त्रिपाठी जी, इन्होंने अच्छी एक पहल की है कि जो आप लोग के जो बस्ती है वहाँ से उठाएं लोगों को, और जिनके अंदर टैलेंट है, जैसे आप लोगों की आंखों में एक चमक है कि हमको कुछ करना है देश के लिए, तो ये सब बच्चे हैं, सब दिख रहे हैं, ठीक? तो आप कहाँ तक गए हो? मैं ओपन स्टेट खेली हूँ, ये नागपुर तक। नागपुर तक। तो शैलेश जी, ये जो हैं खेलो इंडिया में कौन कौन सेलेक्ट है? खेलो इंडिया में इस साल ये सनाया यादव नेशनल में गई है। सनाया यादव। और सनाया आप कहाँ की हैं? मैं इधर चारकोप की हूँ। कहाँ की हैं? चारकोप। अच्छा, मम्मी पापा आने देते हैं? हाँ। कितनी एज है आपकी? 13। 13। माने 12 साल 13 साल की जो बच्चियां हैं, ठीक है, ये जो बच्चियां हैं जिनका अभी देखिए अभी नवरात्र संपन्न हुई है, हाँ, है ना? ये सब कन्या है, ये सब सब जिनके energy हम लोग शक्ति पैर है। पूजते हैं, कन्या खिलाते हैं, और ये आज एक नाम रोशन करने के लिए बढ़ चली हैं उस ओर। और शैलेश जी, आपका बहुत बड़ा योगदान है इस पे। तो बेटा कैसा लग रहा है आपको? सुनाया? प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है। तो घर में जैसे लड़की होके निकलते थे तो कोई कहता नहीं था कि अरे ये सब तो गेम जो है लड़कों के होते हैं, मत खेलो? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। नहीं बोलता था? हर जगह किसी के साथ नहीं बोलते थे आप लोग के? अच्छा, इनके पिताजी भी बॉक्सर रहे हैं। गुड। और आपको भेजा? सेकंड जनरेशन है ये। सेकेंड जनरेशन। यहाँ बेटा ये शैलेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो हर वर्ग के बच्चों को ले रहे हैं, खासकर जैसे गरीब बस्तियाँ हैं, सब हैं, है ना? हम लोग का भी जैसे है कि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, तो आगे बढ़ना बड़ा कठिन होता है। खाली अपनी रोजी रोटी की एक जद्दोजहद होती है। तो आप लोग अच्छा लगता है कि हर प्रकार के बच्चे आए, आगे बढ़ें? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी हाँ। आपका क्या नाम है? अंकिता। अंकिता। कहाँ की हो अंकिता आप? मालवनी। मालूनी? ये तो बता रहे थे कि बड़ी खतरनाक कॉलोनी है वहाँ, सब लोग क्राइम करते हैं। उतना क्राइम नहीं होता, अब तो पहले होता था, अब नहीं होता है। अच्छा, जब से आप लोग ने बॉक्सिंग और इनका नहीं, जो नहीं। हुआ तो अब डरने लगे हैं लग रहा है बॉक्सिंग में, हैं? तो आप कहाँ तक खेलो बेटा? मैं स्टेट। स्टेट खेले हो? कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है, मतलब प्राउड फील होता है कि मतलब एरिया में कोई बोलने वाला नहीं है। मम्मी पापा को कैसा लगता है? सबसे बड़ी बात ये है। मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है कि कर रही है, आगे जाके कुछ करेगी, ऐसा। सर तो आर्मी में जाना है, ऑफिसर बनना है, एनडीए आर्मी में जाना है? गुड। मैंने यहाँ पे जो मुहिम शुरू की है आपने, अच्छा अब ये तो हो गई, गर्ल्स हो गई, अब
आपका नाम क्या है? निशी पटेल। निशी पटेल। हाँ जी। आपकी तस्वीर लगी हुई है निशी वहाँ पे, हाँ जी। क्या की है जो तस्वीर वहाँ लगी हुई है? मैं नेशनल खेली हूँ, वेस्ट जोन गोल्ड मेडलिस्ट, और 3 बार स्टेट खेला, नेशनल खेला है। अच्छा। और 3 बार लगातार स्टेट गोल्ड। नेशनल खेल ली हैं आप, गोल्ड हाँ। मेडल भी ले ली हैं आप, वैसे। स्टेट से विनर हैं। एज क्या है आपकी? मैं अभी 16 साल। 16 साल की हैं। कब से आप खेल रही हैं? मैं 13 साल की थी। 13 साल की थी तब से आप खेल रही हैं हाँ जी। और आपने गोल्ड भी जीत लिया। हाँ जी। क्या आपका सपना क्या है? मेरे को इंडिया रिप्रेजेंट करना है। इंडिया रिप्रेजेंट करना हाँ है जी सर। ओलंपिक में, और ओलंपिक में भी मेडल लाना है। हाँ जी सर। क्या बात है, कितनी सुंदर बात कही है इन्होंने। ये 3 बार चैंपियन रह चुकी हैं, अभी गोल्ड मेडल भी जीती हैं नेशनल लेवल पे, और अब ये ओलंपिक की तैयारी में भिड़ चुकी हैं और पूरी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं। जितने भी बच्चे हैं आपके, चाहे साम्या हो, चाहे पूजा हो, चाहे रितिका हो, हर कोई आपके कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि हमको कुछ करना है। चलिए, अब ये तो हो गई छोटी छोटी बच्चियों की बात। अब ये जो लड़के खड़े हैं पीछे, ये भी काफ़ी देर से देख रहे हैं। जी प्रज्ञान, यहाँ पे आना। प्रज्ञान सर, अभी इसको स्कूल गेम से ब्रॉन्ज मेडल मिला है इस साल। गुड। कहाँ के हो प्रद्युम्न? दहीसर। दहीसर के। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। आप ये बताओ कि आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, मतलब घर वाले सपोर्ट करते वो। घर वाले सपोर्ट किए, है ना? और लेकिन देख रहे हैं कि सब साधारण बैकग्राउंड, घर का भी बैकग्राउंड साधारण रहा, तो कोई परेशानी नहीं गई आपको? नहीं। यहाँ से ही पूरा कॉपरेशन मिलता है। हाँ। अब आप जब जाते हो दहीसर अपने लोगों के बीच में, तो पहले लोग कैसे देखते थे और अब कैसे देखते थे? कुछ अंतर तो महसूस होता होगा बेटा हाँ, आपको? पहले मतलब साधारण बच्चों जैसे देखते थे, अभी थोड़ा मतलब लोगों को ऐसे लगता है अभी ये कुछ कर रहा है, करके स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है, अच्छा कर रहा है। पसीने से तरबतर हो। कितनी एक्सरसाइज करते हो रोज? रोज ऐसे 2 घंटा तो रहता है, और सुबह भी करते और डाइट क्या रहती है? हैं। डाइट मतलब नॉर्मल ऐसा, फिर हफ्ते में 2-3 दिन चिकन वगैरह वो सब। अच्छा। प्रोटीन के लिए। और दूध पीते हो डेली? हाँ, सुबह। सुबह। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बड़े साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं शैलेश जी यहाँ पे लोग, और जिस तरीके से वो, उनके अंदर एक उमंग है, उनके अंदर आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश है, वो यहाँ आके पूरी हो रही है, और इनका जो आत्मविश्वास है वो बड़ा प्रबल है। जी। तो ये प्रद्युम्न से मिले हम। ये भी कहाँ के हैं? ये दहीसर से है। दहीसर के हैं। हाँ। दहीसर के हैं, कुछ मलिन जो कुछ बताए, मालवनी से हैं, कुछ मालवनी कांदीवली से हैं। कांदीवली से हाँ। हैं, है ना? और हर वर्ग के लोग हैं, जी। हर धर्म के लोग हैं आपके पास यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहुत खूब। और कोई ऐसा बच्चा जो आगे अभी जा रहा है, अभी ये सब तो अभी नए बच्चे लोग हैं। अभी हाँ। प्रज्ञान हो गया, ये हो गया, मीत हो गया और आदित्य हो गया, तो मोस्टली तो सब नए बच्चे लोग हैं। आदित्य इधर आओ यार, बहुत एकदम पसीने पसीने हो गए हो एकदम। ये पूरा लगा के रखे हुए हो। फाइट इट करते हो? लड़ते हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ, वो हराना है इनको? नहीं। क्यों? हाँ सर। हराना है ना। गुड। देखिए, ये होता है एक जज्बा, है ना? तो ये बताओ बेटा कि घर के लोग कैसा फील करते हैं आपको? घर वाले अच्छा बोलते हैं, करो आगे बढ़ो। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7th में। कहाँ से आते हो आप? दहीसर। दहीसर से। किस चीज़ से आते हो? मेट्रो। ऑटो से आते हो? मेट्रो। मेट्रो से आते हो। गुड। और सप्ताह में कितने दिन आते हो? 1-2 सुबह में आते हैं। सुबह रोज आते हो? हाँ, सुबह में रोज सुबह आते हो? कितने बजे आ जाते हो यहाँ? 7-9। 7 बजे आ जाते हो? तो जाते कितने बजे हो? स्कूल? स्कूल 12:30 का। 12:30 का है। किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा? BMC। BMC में। आपने जो बताया था कि BMC के पास गए, आपसे समझाया और कई बच्चों को वहाँ से निकाला, तो प्रतिभा आप तराश रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो सबकी मुहिम एकदम शुरू है कि कुछ करना है, तो एक बार बोल दो, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! गुड। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या हैं, आप कितने ही बड़े अधिकारी हों, सेना के बड़े अधिकारी हों, पुलिस के बड़े अधिकारी हों, कितने भी बड़े डॉक्टर हों, कितने भी बड़े इंजीनियर हों या ख्याति प्राप्त पत्रकार हों। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने
प्रोफेशन में रहते हुए इस समाज को, इस देश को क्या दे सकते हैं जो लोगों के लिए एक मिसाल बने। तो आज हम आपको शख्सियत में रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने उस समय स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बनाया जब एक जुमला, एक कहावत लोगों के जुबान पे हुआ करता था कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। इस जुमले को उन्होंने पूरी तरीके से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से झुटलाया। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसी ही हस्ती से। जी शैलेश जी नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। स्पोर्ट्स को आपने कैरियर बनाया, जी उम्र कितनी है अभी आपकी? अभी मेरी उम्र है 38 ईयर। 38 ईयर। कब से आपने कैरियर बनाया? सर स्पोर्ट्स में जब 18 साल का था तब से स्टार्ट किया कॉलेज में। कॉलेज में। जी ये जो पारिवारिक, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जी क्या काफ़ी संपन्न थे आप? जी इतना संपन्न नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली थे जहाँ पे पहले प्रायोरिटी होता है कि आप ग्रेजुएशन हो जाए और ग्रेजुएशन होने के बाद कोई बड़ी डिग्री लेके कहीं जॉब कर लें। ये फैमिली का पीढ़ी चले आ रहा था कि सबसे पहले आपको एजुकेशन लेना है और उस एजुकेशन के बेस पे आपको अपना लाइफ आगे चलाना है। तो आप बचपन से ही मुंबई में पले? जी बचपन से ही मुंबई में रहा मैं। किस क्षेत्र में रहते थे मुंबई में? मुंबई में सर मेरे पिताजी जो थे वो टीचर थे, तो वो गांव से आए हुए थे, तो उन्होंने स्ट्रगल कर करके, पहले हम गोरेगांव में रहते थे, फिर गोरेगांव से फिर बोरीवली आए और बोरीवली से अभी मैं दहीसर में रह रहा हूँ। माने ये कहा जाए कि शिक्षक पिता, जी आप उनके बेटे, जी संस्कार शिक्षा के आपके खून में जी बह रहे थे और कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। जी तो पढ़ाई में भी आप नहीं गए और आपने कैरियर बनाया स्पोर्ट्स को, जी और स्पोर्ट्स में भी आपने चुना बॉक्सिंग को। जी क्यों आखिर? जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये स्पोर्ट्स एक करेक्टर को रिवील करता है। आप अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उस स्पोर्ट्स में आपका एक कैरेक्टर होता है। जैसे कि आप क्रिकेट के अच्छा खेलते हैं या फिर आप रेसलिंग अच्छा करते हैं या फिर बॉक्सिंग आप खेल रहे हैं, तो उस गेम से आपका एक कैरेक्टर डिफाइन होता है कि आप किस तरह के, आपका बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह से आपका एग्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे बचपन से ही मैं थोड़ा सा फिजिकल ज़्यादा एक्टिव रहता था और ये सब चीज़ों में मुझे डेयरिंग ज़्यादा लगती थी, झगड़ा करने में या फिर कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी। झगड़ालू थे आप? झगड़ालू नहीं जैसा, लेकिन एनर्जी थी। हाँ एनर्जी था, मतलब कोई मुझे ऐसा देख के नहीं चले जाएगा, कोई मुझे गाली दे के नहीं चले जाएगा। और बचपन में जिस एरिया में मैं रहता था ना, वहाँ पे कैसा था कि ना डोमिनेशन था कुछ ऐसे लोगों का जो मतलब आप कास्टिज्म का भी शिकार हुआ था, जहाँ पे बोलते थे यूपी से आया हुआ है, या फिर कुछ मोमेडियन थे जो बोलते थे अरे ये हिंदू है, या फिर कुछ महाराष्ट्र थे जो बोलते थे कि, तो ऐसे ऐसे बचपना मेरा वहाँ पे गया। तो वहाँ पे मैंने मैं समाज के एक ऐसा वर्ग जो एक दूसरे वर्ग से लोगों को पनपते नहीं देख सकता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जी। हर समाज में होते तो ये हैं। स्लम्स में होता है सर। तो जब मैं जो गोरेगांव में रहता था तो वहाँ का माहौल ऐसा ही था स्लम्स के। वहाँ पे सारे ब्रीड थे, मोमेडियन भी थे, जो मुसलमान भी थे, गुजराती लोग भी थे और हम लोग भी थे। तो हम लोग कैसा है कि पिताजी टीचर होने की वजह से हमारा परिवार एकदम लिमिटेड होता था। हमको अलाउ नहीं है बाहर जाके रात को घूमना या फिर ऐसा कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। तो लेकिन वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पे हमेशा मुझे टारगेट किया जाता था। तो उस टारगेट में कैसा है कि मैं दब के नहीं रहता था, मैं हमेशा उनके साथ झगड़ा कर लेता था या फिर कुछ ना कुछ होता था। घर पे शिकायत आती थी तो मम्मी का यही कहना है कि तू बाहर जा ही मत, तू क्यों गया। वो पूरी गलती मेरे ऊपर डाल के फिर मुझे जाने नहीं देते थे। तो अंदर ऐसा एक एनर्जी था कि मतलब अपने को कुछ तो ऐसा स्पिरिट है करने का, तो कुछ रास्ता नहीं पता था क्योंकि अवेयर नहीं था। एक ही काम था, खाली पढ़ाई करो, पास हो जाओ और ग्रेजुएशन लो और आगे जॉब करो। इसी के साथ मैं बढ़ते गया। जब मैं ग्रेजुएशन के लिए ठाकुर कॉलेज में आया तो वहाँ पे मैंने एक स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ मुझसे। मैंने देखा वहाँ पे स्पोर्ट्स खेल रहे थे, तो एक अंदर से लगा कि यार ये स्पोर्ट्स तो मैं खोज रहा था। अगर मैं जो बाहर कर रहा हूँ अगर मैं स्पोर्ट्स में करूँ तो मुझे अचीवमेंट मिल जाएगा। फिर वहाँ पे गया, देखा वहाँ पे, फिर देखा आर्मी है, नेवी है, ओलंपिक भी जाना होता है और स्पोर्ट्स के थ्रू आपको एक प्रतिभा मिलती है जिससे आप अपने करियर को बना सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने क्या किया, मैं पूरा एनर्जी वहाँ पे डाल दिया स्पोर्ट्स के अंदर। स्पोर्ट्स के अंदर पूरे एनर्जी डालने के बाद सर मुझे सक्सेस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिस्टम था ना वो रेडी नहीं था ऐसे प्लेयर को बनाने के लिए। तो मैं स्ट्रगल कर ही रहा था। मैं बॉक्सिंग के मैच खेलता, मैं जीत के आता था, लेकिन उसके ऊपर क्या, कभी स्टेट के लिए मेरा सिलेक्शन हो जाना, तो लेकिन मेरे पास कोई कोच नहीं था जो मुझे गाइड करे कि कैसे आपको स्टेट खेलना है। तो ऐसे मेरा 2 से 3 साल गया। 3-4 साल में धीरे धीरे मैं खुद लर्न किया कि यार वो लड़का तो मेरे पीछे था, आज वो ऐसा खेल लिया। तो मैं खुद रास्ता खोजते
स्टेट चैंपियन बना। ये देख रहे हैं कि भरी गर्मी में यहाँ पे आप क्लास ले रहे हैं, जी अभी भी पसीने से तरबतर हैं आप इसके पहले रिंग में थे, लोगों को ट्रेंड कर रहे थे, बच्चों को। काफ़ी अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, अच्छे अच्छे घर के लड़के और लड़कियां अब आ रहे हैं। इसके पहले मैंने एक चीज़ कही थी, नोटिस की शैलेश जी, कि आपने बॉक्सिंग को तो अपना करियर चुना, उसमें संघर्ष भी किया, लेकिन जिस तरीके से आपने स्लम के जो गरीब बच्चे हैं, यहाँ तक कि जो आपके बारे में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे बिगड़े हुए थे, जिनको समाज एक अलग हिकारत भरी नज़र से देखता था, उनको आपने, उनकी प्रतिभा को आपने पहचाना, आपकी पारखी नज़रों ने पहचान कर आपने उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा को था, जो छिपी हुई प्रतिभा थी, उसे तराशा और तराश कर आपने उन्हें बाकायदा रिंग पे उतारा। तो ऐसे कितने बच्चे थे जो ड्रग्स लेते थे या जिन्हें समाज एक अलग दृष्टि से देखता था कि इन्हें अपने पास नहीं बैठाना है। इस प्रकार के लड़कों को, बच्चों को आपने प्रमुखता दी और आज वो समाज की मुख्य धारा पे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। संतुष्टि होती है आपको? जी जी, बहुत संतुष्टि होती है, क्योंकि मैंने देखा है ना, जब तक इसमें किसी को जॉब नहीं मिलेगा, जब तक किसी का करियर नहीं बनेगा, तब तक आपका समाज उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। जैसे मेरे साथ में देखिए कि मैं स्पोर्ट्स खेलने में अच्छा था, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को यही कहना था क्या करेगा बॉक्सिंग खेल के, क्या करेगा खेल के। तो उस समय पे लोगों के पास उतना अवेयरनेस नहीं था। लेकिन इस चीज़ को जब मैंने समाज में डिलीवर करना चालू किया, जैसे आप कह रहे हैं कि जो लड़के ड्रग्स लेते थे, बैड एक्टिविटी करते थे, उनको क्राइम करने में ही मज़ा आता था, क्योंकि उनका संगत ही वैसा होता है। ऐसे हैं जैसे स्लम्स हैं हमारे, मालवनी के ले लीजिए, आप बॉम्बे सेंट्रल में नागपाड़ा ले लीजिए, फिर धारावी ले लीजिए, तो यहाँ पे तो यही कल्चर ही पनपता है। जैसे लड़का 5-6 साल का हुआ, उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई छोड़ के फिर नशे में चले जाते हैं। नशे में जाने के बाद 1-2 केस लग जाता है, फिर वो बाल सुधार में, उनकी ज़िंदगी वैसे ही चलती रहती है। आपने देखा है? ऐसे मैंने देखे हैं, कि नज़दीक से देखा है? एकदम नज़दीक से देखा हूँ। उसके अंदर 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं। आज एक अशद का मैं नाम लूँगा, अशद शाह, जो आज इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो बॉक्सिंग सीख रहा है। जिंदाल स्टील वर्क्स ने उनको अडॉप्ट किया है। वो लड़का 2029 की ओलंपिक की टीम, इंडिया की टीम में JSW ने उसको पूरा स्पॉन्सर किया है। वो ऐसा लड़का था। आप ही ने उसे तराशा? जी, आप ही ने उसे निखारा? जी। ये बताइए कि आप आगे तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उस समय सिस्टम एक अलग था, आपकी वो स्थिति नहीं थी, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो ऐसी नहीं थी। पिताजी एक साधारण शिक्षक थे, तो उसे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक संस्कार थे आपके अंदर कि समाज को कुछ दिशा देनी है। इन बच्चों के साथ रह के आपको सबसे पहली प्रेरणा कहाँ से मिली कि इन स्लम के जो बच्चे हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो नशे में लिप्त हैं, उन्हें आगे बढ़ाएं बॉक्सिंग में? जी, इसकी प्रेरणा यहाँ से मिली क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है ना जहाँ पे डेयरिंग का बात होता है। देखिए, आप फिजिकली फिट हो जाएंगे, लेकिन आपको लड़ने के लिए आपके अंदर एक वो चाहिए, जज्बात चाहिए लड़ने के लिए, और वो जज्बात से ही आदमी जीत लेता है। और ये जो बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर डेयरिंग बहुत होता है। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है, इनको खाली बोलो ये करना है, वो कर देंगे। तो जब मैंने देखा ये एनर्जेटिक लड़के लोग और बहक रहे हैं, क्योंकि इनके पास सही गाइडेंस नहीं है, ये फिजिकल फिटनेस नहीं करते। ये स्कूल जाएंगे जैसे थे, तो स्कूल के बाद पूरा दिन इन्हें बाहर रखना, कुछ काम मिल जाए, कुछ काम करना, 2 पैसे मिल जाते तो फिर इनको फिर वो नशा पानी ये लोग करने लग जाते हैं। एक बात है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये विज्ञान का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है साइंस का, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसमें साफ लिखा है कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, बस उसे हम रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, ये आपने अपने जीवन में लागू किया है शैलेश जी। जी, और बखूबी लागू किया है, बहुत तरीके से लागू किया है जी। तो आपको सबसे पहला, माने आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जिसे आपने आत्मसात कर लिया, जो अंदर तक आपको हिला के रख दी, और फिर आप इस मुहिम में लगे और आपने ये पहल शुरू की? जी, कोई ऐसी घटना बताएंगे आप? जैसा कि आपने कहा कि एनर्जी को हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं, तो ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, क्योंकि अपना जो भी एनर्जी ऐसा ही था कि कुछ करना है, कुछ करना है। क्योंकि जब बॉक्सिंग में आपको जीतना है लड़के, और आप लड़ाई में पीछे नहीं हट रहे हो, और आप जीतने की पूरी कैपेसिटी रख रहे हो, तो मैं जब वो लड़ रहा था, लेकिन हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था। जैसे कि एक अच्छा कोच जो हमको गाइड करे, वो कोच जो हमारे लिए फ़ाइट करे। मैच के बाद भी बहुत कुछ होता है, जैसे इंडिया कैंप में नाम जाना, सिलेक्शन ट्रायल के लिए कोई आपका नाम नॉमिनेट करे, कोई डिस्ट्रिक्ट आपको सपोर्ट करे। तो एनर्जी मेरे पास थी, लेकिन मेरे आसपास में एनर्जी नहीं थी।
तो ये देखा कि मैं अकेला तो ये सिस्टम को वहाँ तक नहीं जा पाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एनर्जी को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ना है। अपने जो ऊपर के लोग हैं, जो एसोसिएटेड लोग हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है और अपने को मेरे ही जैसे और भी एनर्जीज़ को प्रोड्यूस करना है, वो जो डिलीवर कर पाएँ अपने। अभी आप जैसे बता रहे थे कि जो बच्चे रहते थे जो ड्रग्स लेते थे या जो इस प्रकार की दुनिया, जो क्राइम की दुनिया में जिनका एक पदार्पण जुर्म की दुनिया में धीरे धीरे वो एंटर कर रहे थे, क्राइम की दुनिया में एंटर कर रहे थे वो, तो उनकी एनर्जी को आपने भांपा और आपने कहा कि बॉक्सिंग में डेयर होना चाहिए। जी एनर्जी होना एक अलग बात है, लेकिन डेयर होना एक अलग बात है। जी उन बच्चों का जो डेयर था, आप उस पे बात कर रहे थे कि जो डेयर है उस एलिमेंट को आपने पकड़ा जी और उन्हें निखारा। तो सबसे पहले किस जगह के बच्चे को आपने ट्रेनिंग देनी शुरू की? सबसे स्टार्ट किया मैंने मालवनी से। मालवनी में कैसा है कि वहाँ पे बहुत स्लम्स है, डेंस स्लम्स है। वहाँ पे मतलब बच्चों को करियर में सिर्फ वही है कि आपके ऊपर केस बन जाए, आपके ऊपर केस बन गया तो फिर आप एक स्टैंडर्ड आपका हो गया, फिर आप रिक्शा चलाइए या फिर कोई भी धंधा कीजिए, आप उसके अंदर सक्सेस हैं। वहाँ का ऐसा कल्चर ही है। तो लेकिन एनर्जी उनके अंदर बहुत अच्छी, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। तो जैसे मुझे मौका मिला कि मुझे कुछ करना चाहिए ऐसे एनर्जीज़ के लिए, तो मैं स्लम्स में गया और वहाँ पे एक स्कूल था जहाँ के प्रिंसिपल मैडम का भी सोचना ऐसा ही था कि यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी है बट वो एनर्जी गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो उनका और मेरा बात हुआ और ऐसा बात होते होते हमने बताया, शेयर किया कुछ बातें कि एनर्जी का अपने को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक मौका दिया स्लम्स में। फिर वहाँ पे मैं 2016 से स्टार्ट किया बॉक्सिंग सिखाना वो स्कूल्स में। वो स्कूल में उस समय कुछ 60 to 70 स्टूडेंट्स बॉक्सिंग कर रहे थे, छोटे छोटे। उसमें से कुछ बच्चे लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा है, उन्होंने उसी साल नेशनल खेल लिया, उसी साल वो स्टेट में चैंपियन बन गए। तो वहाँ स्कूल में एक माहौल बन गया कि बॉक्सिंग, ये लड़का जो दिन भर घूमता था, ये लड़का जो ड्रग्स लेता था, वो पीछे गार्डन में। और वहाँ ये जो नाबालिग बच्चे थे जी 14-15 साल के थे, ये भी ड्रग्स लेते थे? ये भी ड्रग्स लेते हैं सर। वहाँ पे कल्चर ही ऐसा है सर। जो नहीं तो आपने ये उन्हें छुड़वाया ड्रग्स को? ड्रग्स वो ऑटोमेटिकली छूट गया सर, उनको जो पैशन मिल गया ना वो ऑटोमेटिकली छूट गया। जैसे मैं बता रहा हूँ, वो प्रिंसिपल मैडम से मेरा बात हो तो उन्होंने यही चीज़ बोला कि ये बच्चे स्कूल छूटने के बाद फिर जाते हैं, वो वाइटनर नशा होता है वो करते हैं, फिर वो गांजा पीते हैं और फिर वो गुटखा खाते हैं, क्योंकि दिन भर उनका सर्कल ही वही है। जो उनके मेंटर हैं वहाँ पे, जो मतलब केस है उनके ऊपर, जो भाईगिरी करते थे, ये वो बच्चे लोग को चलाते थे। कुछ उनका लेके माने सीधे सीधे कहा जाए तो यूज कर रहे थे वो यूज कर रहे थे सर, और उन क्योंकि- पे नजर बना के रखते थे हाँ कि हमको ये कुछ लड़के मिल जाएंगे, हमारा धंधा चमकते रहेगा, उनको हम धीरे धीरे इतना पैसा देंगे और नशे के शिकार बना के अपने सर। गैंग में मिला लेंगे। जी सर। तो यहाँ पे वो बच्चे लोगों को पता नहीं ना, वो बच्चे तो एनर्जी है, उनको कहीं भी भेज लेकिन दो। ये बताइए कि जब आपने ये किया तो आपको कहीं से धमकी चमकी मिली? सर 2 साल के बाद क्या हुआ कि वहीं पास में कोई एक सोशल एक्टिविटी ग्रुप था, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मतलब ऐसे धमकी, मतलब कैसा दिया कि मुझे फेवर में लेने का कोशिश किया कि आप जो स्कूल में कर रहे हो सर, वो प्रिंसिपल का नाम लेके उन्होंने बताया कि वो प्रिंसिपल ऐसा कर रही है, वो प्रिंसिपल बच्चे लोग को मारती है, वो बच्चे लोग को ऊपर ज़बरदस्ती पुलिस केस करती है, क्योंकि स्कूल में चोरी वगैरह भी होता था। तो मैडम तो वहाँ पे ही रहती थी, तो उनको पता है कौन से बच्चे। तो ऐसा जब होने लगा ना, तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया कि सर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं वहाँ पे गया तो फिर वो ऐसा ही बात करने लगे, सर ये बच्चे लोगों को देखो मैडम कितना मारती है, वो बच्चे उधर जाता है फिर भी मैडम बोलती है नशा करता है, ये चोरी करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं क्या काम कर रहा था और मेरा मैडम के साथ में क्या बॉन्डिंग था, इसका मुझे अच्छे से एहसास था। तो ऐसी एक्टिविटी को मैंने सीधा नकार दिया और मैंने उनको भी बोला कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो। ये बच्चा जो स्कूल में जा रहा है, उसको सपने देख रहा है 10th के बाद में कहाँ जाऊँगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या फिर स्पोर्ट्समैन बनूंगा, और तुम उनको अभी से सपोर्ट कर रहे हो कि वो मैडम गलत है। तो उस तरह से वो बीज डालते हैं बच्चों के माइंड में। वो बच्चे तो नादान होते हैं, उनको क्या है। नहीं तो आपका कुछ बिगाड़ने की कोशिश की? उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे को एक बार ऐसा बोला कि आप ये सब मत कराओ सर, यहाँ पे ये बच्चे लोग अच्छे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन बस खाली वही सीन हुआ। उसके बाद फिर मैंने भी उनको ऐसी तरह से डोमिनेट किया कि मतलब आप लोग जो कर रहे हो वो गलत है, और जो मैं कर रहा हूँ मुझे सपोर्ट करो तुम लोग भी, जो बच्चे लोग को तुम यहाँ पे लेके आप बैठ रहे हो। ये इतना काम कर रहे थे स्पोर्ट्स में, पारिवारिक कोई बहुत संपन्न भी नहीं थे, मिडिल क्लास थे, जी पैसे की भी तो दरकार थी आपको, जी। तो उसको कैसे आपने फिर? पैसे की दरकार में यही है सर कि कोचिंग करके कहीं से 2 पैसा मिल जाता था, जिससे अपना खुद का खर्चा निकल जाता था। घर पे तो इतना लोड नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ अपनों को आगे करना ही है, कुछ ना कुछ आगे करना है। जैसे मैं स्लम्स में सिखा रहा हूँ,
तो ऐसे ही मैं सीखा कि मैं कहीं अच्छे स्कूल्स में या फिर कॉलेज में काम करूँ, तो वहाँ से मुझे सैलरी आ जाती थी। तो वो सैलरी भी मेरा डिवोट होता था बच्चे लोग को डेवलपमेंट करने के लिए। तो पैसे का तो अपने को तकलीफ रहा ही था हमेशा हमेशा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि हमको इन बच्चे लोग को डेवलप करना है। और आप देख रहे हैं सर, आज 2024 चल रहा है, 2016 से हम लोग जो काम कर रहे थे, आज 2024 में कितने बच्चे लोगों का भला हो गया सर वो स्कूल से। 8 साल हो गए आपको काम करते 8 साल से हो गया सर। वहाँ पे एक बच्चा इंस्पायर इंस्टीट्यूट में है, दूसरा 2 से 3 बच्चे लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं जहाँ पे वुमेन्स अवेयरनेस के ऊपर काम किया जा रहा है, क्योंकि स्लम्स में ये भी बहुत होता है। बच्चे लोग, जो लड़कियाँ होती हैं उनको लोग बहका के फुसला के कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी में डाल देते हैं। तो ये स्पोर्ट्स 8 सालों में इतना चेंजेस हुआ, वहाँ पे वही बच्चे लोग अब अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि नशा मत करो, झगड़ा मत करो, तुमको स्टेट खेलोगे तो तुमको पुलिस में जॉब मिल जाएगा। वो अवेयरनेस उनको खुद को आने कल लगा। तक जो वो गलत काम कर रहे थे, एक छोटी सी दिशा उनको मिली जी, और आज वो समाज के लिए खुद आपकी जो मुहिम है, आपने एक जो पहल शुरू की, उस पहल को वो आगे बढ़ाना है, आगे वो खुद बढ़ाना उस पहल को करना उनको है। सर दिशा मिल गई है। उनको दिशा नहीं था पहले, दिशा नहीं था, माने क्या करेंगे पढ़ाई शैलेश जी, करके। कितने बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में हैं? अभी इस समय सर हमारा ट्रेनिंग सेंटर जो है दहीसर में है, कांदीवली में है, मलाड में है और गोरेगांव में है। ऐसे हम 4 जगह पे इंस्टीट्यूट चलता है। ये इंस्टीट्यूट में बच्चे कहाँ से आते हैं, हम बीएमसी में जाते हैं। बीएमसी में सारे बच्चे लोग को बुला के बोलते हैं कि भाई आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो इसमें आपको करियर मिलेगा। आप आर्मी में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, खेलो इंडिया मिलेगा, आप कॉमनवेल्थ खेलेंगे, आप ओलंपिक में जाएंगे, आप ओलंपिक में जाएंगे तो आपको नेम और फेम दोनों मिलेगा। ये जो अभी केंद्र सरकार ने, जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत अच्छी एक खेलो इंडिया जो आप जिक्र किया आपने, जी, फायदेमंद है ये? बहुत फ़ायदेमंद है सर ये। इसमें कैसा है ना, उन बच्चे लोगों को जो, जैसे हमारे समय पे ये खेलो इंडिया नहीं था, तो मैं कैसा है कि हर जगह मैं खोज रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे रास्ता मिलेगा नेशनल जाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया कैसा कर दिया कि हर साल का कंपटीशन होना है, जो टॉप 8 है उनका परफॉर्मेंस और उनका हर 2 साल का कांस्टेंट परफॉर्मेंस देख के फिर उनको नेशनल कैंप में आपके समय यदि खेलो इंडिया होता तो आप क्या होते? जी, खेलो इंडिया होता तो डेफिनेटली मैं अपना सपना पूरा करता, जैसे कॉमनवेल्थ में जाना, एशियन चैंपियनशिप में जाना, ओलंपिक के लिए मेरा ट्राई करना, वहाँ जाना, फिर अपने को भी एक अच्छा कुछ जॉब मिल जाता, ताकि जो घर वालों सपना देख रहे हैं कि पढ़ के जॉब ले, उससे बेटर मैं स्पोर्ट्स में जॉब लूँ। निष्पक्ष रूप से कहा जाए शैलेश जी, स्पोर्ट्स हैं और राजनीति का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए यदि विकास हो रहा है। जी, तो ये खेलो इंडिया जो मुहिम है केंद्र सरकार की, जो खेलो इंडिया शुरू हुआ, इसका व्यापक फायदा हुआ है? जी, इसका बहुत व्यापक फ़ायदा हो रहा है और अभी तुरंत नहीं होगा, लेकिन 4-5 साल ये चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में जो हमारे एथलीट हैं, एथलीट मतलब जिनको एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म मिल गया है स्पोर्ट्स खेलने के लिए। पहले सिर्फ 2 ही मैच होता था, एक ओपन नेशनल होता था एसोसिएशन का और एक डीएसओ के मैचेस होते थे। अभी खेलो इंडिया के थ्रू टैलेंट हंट प्रोग्राम आ गया। ऐसे 2 से 3 कंपनी है जो साल में 2 से 3 नेशनल लेती है और वो लड़के लोग को सिलेक्ट करती है। वो लड़के लोग जैसे क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं, उनको स्टाइपेंड मिलना चालू हो जाता है। आपके यहाँ से कितने बच्चे? अभी हमारे यहाँ से 2 बच्चे लोग इस बार खेलो इंडिया में गए हुए हैं। निशी पटेल जो गुजराती समाज की है, वो हमारे यहाँ पे 2 साल से ट्रेनिंग कर रही थी। अभी इसी साल फरवरी में पुणे में मैच हुआ था वेस्ट जोन। रिंग में प्रैक्टिस भी कर रही थी वो बच्ची? जी, अभी वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं। तो वो बच्ची गई है। अभी दूसरी बच्ची एक सनाया यादव है, वो नेशनल में सिल्वर मेडल लेके आई, वो भी इस बार खेलो इंडिया में है। एक तीसरी लड़की है जो अभी 14 ईयर की है, 13 ईयर की है, उसने भी नेशनल में क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे हैं। तो ये जो क्वार्टर फाइनल तक पहुँचते हैं तो वहाँ से बच्चे सिलेक्ट होते हैं खेलो इंडिया के लिए। खेलो इंडिया में कैसा है ना, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ देती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, अच्छे जगह पे टूर्नामेंट कराती है, उनको किट्स देती है। अगर वो जीतते हैं तो उनको स्टाइपेंड ये भी चालू हो जाता बच्चे है। जो ड्रग्स लेते हैं, अभी भी इस प्रकार के बच्चे आते होंगे आपके पास? अभी भी आते हैं सर यहाँ पे बच्चे, और वो अभी तो ऐसे हो गए बच्चे कि वो अब उससे दूर हो गए हैं, क्योंकि अब उनको इन चीज़ों में मज़ा आ रहा है। उनको इन चीज़ों में मज़ा आ रहा है, उनको ट्रेनिंग करने में मज़ा आ रहा है। थक जाते वो हैं। कई बच्चों को आपके पास लाते हैं कि सर आप हम इन बच्चों को भी सिखा दीजिए, हाँ, ऐसे इनकी होते लाइफ हैं बना सर। दीजिए। जी 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 सर, ऐसे तो होते हैं। इस प्रकार के कितने बच्चों को आपने समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है? ऐसे कम से कम सर 10-15 बच्चे होंगे जो मतलब स्कूल छोड़ चुके थे और वो कहीं ना कोई बैड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। माने बुरी तरीके से लिप्त थे वो? हाँ, बुरी तरह के लिप्त थे। उनका कैसा था कि सर वहाँ पे श्रम, वहाँ पे बाल मजदूरी भी चलता है, जहाँ पे मैं स्लम्स की बात कर रहा हूँ। उनको कुछ भी छोटा मोटा काम मिल जाए, 50-100 रुपये मिल जाते हैं। 50-100 रुपये बच्चे लोग के लिए क्या है, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता था। लेकिन जब ये बच्चे लोग को स्टेट में मेडल आया, ये बच्चे जब AC में बैठ के मैच खेलने जा रहे हैं पंजाब हरियाणा, तो वो जो बच्चे इनके साथ के थे तो उनको भी लगा कि मतलब क्या कर रहा हूँ ये मैं। तो आपने 10-15 बच्चे जो अभी के बताए। जी,
अभी तक आपने कितने बच्चों को, जो गरीब थे, जो स्लम में रहते थे या जो किसी बुरी आदतों का शिकार थे, उसमें चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, इस प्रकार के जो लड़के लड़की हैं उनका डाटा क्या है, कितने लोग को आगे बढ़ाया आपने? सर ऐसे तो कम से कम 8 सालों में हमने कम से कम 70 से 80 ऐसे बच्चे हुए हैं जो बॉक्सिंग की वजह से उनको बेनिफिट मिला, जो बहुत गरीब थे। एकदम गरीब थे सर। अगर आज ये कितना boxing- कमा ले रहे हैं आज महीने में वो? आज वो महीने में सर कम से कम 20,000 के आसपास वो कमा लेते हैं, दिन का 6 से 7 घंटा देके। दिन का 6 से 7 घंटा घंटा देके देके। 20,000 कमा रहे हैं। जी। और पहले उनकी जो लाइफ थी पहले उस हिसाब से रहते तो कितना कमाते वो? सर उनके हिसाब से तो वही है कि उनके ऊपर केस बन जाता था, फिर वो जोमेटो पे काम करते थे या फिर कहीं दुकान पे बेगारी का काम करते थे, मतलब जी लेते थे। लेकिन आज वो रिस्पेक्टिव लेकिन और समाज में futuristic उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता था। सम्मान नहीं मिलता था। तो आपने जो काम किया है शैलेश जी, कि उन्हें समाज में सम्मान भी दिलाया, उन बस्तियों से, गंदी बस्तियों से बाहर निकाल कर जो बाहर की दुनिया होती है, असली दुनिया, जी, जिसे लोग कहते हैं कि एक सभ्य समाज, सभ्य समाज, राइट सर। तो उस पे आपने उनका प्रवेश कराया, जी वहाँ के ख्वाब दिखाए। जी और इस तरह के जो बच्चे हैं आज वो राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। अभी आपने बताया कि एक जो शाह है, जो बच्चा, हाँ, वो भी शाह। कभी किसी आदत का शिकार था या जो भी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जी तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो आज बॉक्सिंग खेल रहे हैं, बॉक्सिंग में मैच सर खेल अपने रहे हैं। ड्रीम को देख के वो लोग आगे काम कर रहे हैं। उनका सपना है कि मैं ओलंपिक खेलूंगा। आज वो अशद शाह का एक स्टोरी बताता हूँ सर। रात को 1 बजे फ़ोन आया मुझे, बोलता है पुलिस ने उठा लिया मुझे। ओह, रात को 1 बजे फ़ोन आया कि पुलिस ने मुझे उठा लिया है। तो मैं पूछा क्या हुआ, क्योंकि उस एरिया में ऐसा चलते रहता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मैं पहुँच असद जैसे लड़के तक ही पाया, क्योंकि वो स्कूल की वजह से। तो वहाँ पे मैं रात को जब गया पुलिस में, मैंने बात किया, सर ऐसा तो बात है, लड़का नेशनल प्लेयर है, अभी सर तैयारी कर रहा है, इंस्पायर। पुलिस वाला बोलता है भाई यहाँ पे सब ऐसे ही है, वो खुद नहीं किया होगा, उसके पीछे किसी ने करवाया होगा। मतलब इतना डीप तक वहाँ पे क्राइम गया हुआ है। पुलिस वाला सुनने को तैयार नहीं। मैं फोटो दिखा रहा हूँ, मेडल के फोटो दिखा रहा था, स्टेट चैंपियन है। पुलिस वाला बोलता है सब कुछ सही है, लेकिन ये लड़का वहाँ पे था, ये उसके साथ में इन्वॉल्व था, तो मैं क्या करूँ। वो 15 साल का लड़का, उसके ऊपर केस लग गया है। पुलिस वाला बोलता है 15 साल का है, लेकिन देखो इसका कितना ये है। तो सर वो एरिया का माहौल था। फिर कैसे आपने उसे बाहर निकाला? फिर उसके बाद वही पुलिस को रिक्वेस्ट किया, उसके जो सीनियर पीआई थे उनको दिखाया, फिर वहाँ के हमने कोचेस से बात कराया, न्यूज़ आर्टिकल दिखाया उनको कि सर ये ऐसा लड़का नहीं है, ये नेशनल में खेला हुआ है, ये कैसे किसी के साथ झगड़ा कर सकता है। हो सकता है इसका जो पहले का ग्रुप होगा, उस ग्रुप में ये आया होगा, क्योंकि वो बेंगलोर से आया ही था छुट्टी पे, और वो छुट्टी में उसके साथ में ग्रुप में था, और वो कांड हो गया, तो उसको पकड़ के ले गए। फिर वहाँ पे जो उनके सीनियर पुलिस थे उनसे बात करके समझाया गया कि सर ये वो लड़का अब नहीं रहा, अब ये सुधर गया है, अब ये ऐसे चैनल में। फिर उसका दिखाया कि वहाँ पे कैसा ट्रेनिंग करता है, फॉरेन कोच के साथ ट्रेनिंग करता है। तो फिर पुलिस वालों ने माना और अप्रिशिएट किया कि ठीक है ये बच्चा निकल गया। लेकिन उनका यही मानना था कि ये एक बच्चा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो काम ही उनका यही है, दूसरों के बोलने पे क्राइम करना। फिर वो छोटी मतलब उम्र कम होता है तो इसके लोग बच के भी निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे चलते रहता है। फिर वो 17 साल में फिर दलदल में फंसी जाते हैं वो लोग। फिर वहाँ से उनको बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। फिर वो लड़के या तो ड्रग्स बेचेंगे, या तो ड्रग्स पिलाएंगे, या तो वही कम्युनिटी में उनका उठना बैठना हो जाएगा। माने एक ऐसा दलदल है जो उस पे फंसा तो निकल नहीं पाया। जी, लेकिन उस दलदल की जो खौफनाक सच्चाई है वो आपने लोगों तक पहुंचाई। जी, और आज जो लड़के हैं, 16 लड़के, 20 लड़के, 70 लड़के, हर एक जो लड़का है वो भी तो रोल मॉडल बन रहा होगा ना अपने एरिया में। जी सर, वो रोल मॉडल बन रहा है। अभी जैसे मैं अशद का ही एक बात कर रहा हूँ, वो जब अपने एरिया में आता है तो मतलब कैसा है कि वो फ्लाइट से आता है और फ्लाइट से जाता है। उसकी माँ तो हाउस वाइफ, उसका पिताजी लेबर वर्क का काम करता है। एक मजदूर का बेटा, एक मजदूर का बेटा आज आपके बॉक्सिंग सिखाने पे जी, उसने मुझे सकारात्मक नकारात्मक चीज़ों को दरकिनार किया, आपकी पारखी नज़रों ने पहचाना। जी, उसके अंदर क्या खासियत थी जो आपने उसे इस हद तक आगे बढ़ाने की ठानी? कुछ खासियत तो देखे जी, होंगे उसके अंदर डेडिकेशन बहुत अच्छा था, ईमानदार था। वो बच्चे को जो बोले वो करता था। वो एरिया में रहता वहीं पे था, लेकिन उनके साथ में उसका जो धीरे धीरे कनेक्शन कम होना चालू हो गया। फिर हमने उसको देखा कि वो बच्चा जो है ना, घर से उसको 10 रुपये भी मिलते थे ना, तो बचा के रखता था, बचा के रखता। ऐसे ना एक मैच वो खेला जिसके अंदर वो लड़का हार गया, और वो लड़का कैसा अंडर वेट था। बॉक्सिंग में वेट से मैचेस होते हैं, मतलब 34 kg मिनिमम स्टार्ट है कैडेट का। कैडेट मैंने जो 10 साल के बच्चे लोग हैं उनका। तो वो बच्चा उस समय पे अंडर वेट था, मतलब 24 किलो 25 किलो। तो उसको करना था, लेकिन उसका वेट साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि घर पे भी वो खाना नहीं मिलता था। घर वाले भी गरीब हैं, घर वाले भी जैसे थे उसको खाना खिला के जिंदा रखते थे। तो एक दिन ऐसे बात होते होते वो लड़का एक कंपटीशन में उसको गोल्ड मेडल आया, तो उसकी माँ रोने लगी
मुझे सर ऐसा ऐसा बात हो गया, ये लड़का रोज़ मेरे से 10 रुपये लेता था, मेरे को खाना है, ये है वो है। सर ये कभी खाता नहीं था और खाया नहीं, और वो 300-400 रुपये जमा करके उसने शूज़ खरीदा। शूज़ क्यों खरीदा? क्योंकि उसको मैच खेलना था। उसके नेक्स्ट 3-4 महीने पहले लड़का मैच खेला तो उसका जूते फटे होने की वजह से लड़का हार गया। वो लड़का हार गया। फिर उसको लड़के को दिल में लग गया, लेकिन कंपटीशन तो ट्रेनिंग चालू है। फिर वो लड़के में कुछ था, वो जूता खरीदा। वो 12-10 साल का लड़का होगा, उस समय की बात कर रहा हूँ। वो 10-10 रुपये जमा करके, वो ईदी वीदी जो उनका मिलता था वहाँ से जमा करके उसने शूज़ खरीदा। शूज़ खरीद के गोल्ड मारा। फिर उसकी माँ रोने लगी। फिर मेरे नज़र में आया ये चीज़ कि मतलब अपना नज़र तो इनके ऊपर है, लेकिन इनके नीचे भी लोग हैं जो मतलब वो फेम को देख रहे हैं। शैलेश जी, आप यदि कहा जाए तो एक धर्मनिरपेक्षता की भी मिसाल हैं भारत के लिए। एक बहुत बड़ी बात आपने कही, जिस लड़के को ईदी मिलती थी, ईद अभी भी निकली है जी, उस लड़के को आपने तैयार किया। आपने ये नहीं देखा कि कोई हिंदू है, कि कोई मुस्लिम है, कि कोई सिख है, कोई ईसाई है या पारसी है। हर कम्युनिटी के लोगों को आपने आगे बढ़ाया। तो इस अरशद के बाद कोई और ऐसी कहानी जो आपको पीड़ा पहुंचाई, या जिसे आपने आगे बढ़ाया और वो आगे बढ़ा, आज लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुका है वो? जी, ऐसे और भी लड़के थे। मारूफ करके एक लड़का है, वो भी उसी स्कूल से आ रहा है और वो भी सेम डायरेक्शन पे चल रहा है। आता वही स्लम से है। वहाँ पे उसके जो भी एरिया में जो भी दोस्त लोग हैं, पीछे ग्राउंड है, ग्राउंड के पीछे उन लोग का नशा करना। वो जाएंगे, उसको बुलाएंगे, कुछ लेके आ, सामान खरीद के लेके आ। मतलब वहाँ पे वही कल्चर चलता है। लेकिन वो उस कल्चर में रह के भी उसका आज डिफाइन है विज़न कि मैं जब तक हूँ यहाँ पे तब तक स्ट्रगल है और मेरा टारगेट वहाँ पे है। तो उसके पीछे और भी लोग धीरे धीरे लाइन बना के आ रहे हैं। सनी करके है वहाँ पे, और ऐसे 2 से 3 लड़के और हैं जो मतलब करंट में भी उनका एज होगा 9 से 10 साल। तो खाली आपने इन वहाँ के मुस्लिम लड़कों को निकाला कि और भी लड़कों को निकाला? वहाँ पे सर और भी लड़के को निकाला, लेकिन एरिया वहाँ पे मुसलमान का ही है। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुसलमान ही हैं। और मुसलमान लोग का तो मैंने देखा है कि मतलब उनको ये सब कुछ पड़ा ही नहीं है। उनको मालूम है लड़का बड़ा हो जाए कुछ तो कर ही लेगा। उनके पेरेंट्स तो इतने बिंदास रहते हैं, क्योंकि माहौल ही सर वहाँ का ऐसा है। वहाँ पे आप आस पास पड़ोस देखिए, हर घर में किसी ऊपर केस है। कोई यहाँ चले गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई अपाहिज हो गया है। तो वहाँ का वो पूरा एक जो समाज का जो निम्न स्तर है ना, वो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। लेकिन यही निम्न स्तर खतरा बन जाता है जब वो बड़े होते हैं हमारे समाज के लिए, क्योंकि उनको सही डायरेक्शन नहीं मिला होता है। मतलब चोरी करना पाप है, किसी को मारना पाप है, ये उनको बताया ही नहीं जाता। वो तो वही सर्कल में रहते हैं। और उनको जब फेम मिलने लगता है ना, फेम मतलब 4 जन उनको जानते हैं, तो वो चीज़ करने से वो खुद झिझकते हैं। लोग खुद ही बोलेंगे यार तुम बॉक्सिंग खेलते हो और मारा क्यों कर रहे हो, तो तुमको कंट्रोल करना चाहिए। वो धीरे धीरे समाज ही उनको फीड करने लगता है, और वो फीड हो के अपने आप को अपग्रेड करने लगते हैं। और भी जैसे दहीसर में कुछ बच्चे हैं, वो भी थोड़े से गरीब फैमिली से आते हैं। वो इतने महंगे गेम को वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अडॉप्ट करने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस गेम को खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत महंगा खर्चीला गेम है बॉक्सिंग का। ऐसा कोई बच्चा है, उसका नाम बताइए जो उस परिवार का रहा हो, गरीब परिवार का, और आगे तक बढ़ा। जी, ऋतिका वरघट, अभी ये 14 साल की बच्ची है जो दहीसर में रहती है, एकदम गरीब फैमिली से है, जिसको हमने सपोर्ट किया। ये दहीसर में वीपीएम स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ पे हमारे जो कोचेस थे उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रही थी। आज वो नेशनल स्टेट में चैम्पियन है, और नेशनल में उसने क्वार्टर फाइनल तक अपने आप को लेके आया। एकदम गरीब परिवार की लड़की? एकदम गरीब परिवार की है सर वो बच्चे। मतलब उनका खाने का भी मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा है। तो पिताजी मतलब कोई छोटा मोटा मोबाइल के दुकान पे काम करते हैं। ओह। और उनके दादा हैं, दादी हैं, छोटे से घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनको एक ही आधार था कि पढ़ाई करके हमको कुछ करना है। लेकिन वो एनर्जी जो उनके बच्चे लोगों की थी वो कहीं ना कहीं डिफाइन हुआ और उनको स्पोर्ट्स में लेके आए। ऋतिका, प्रज्ञान करके उनका एक और लड़का है जो अभी नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। अभी वो 14 साल का है, 14 सब जूनियर का। अभी नेक्स्ट ईयर वो 15 साल का हो जाएगा। तो ये बच्चे जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उनको उतना अच्छा एडवांटेज होता है नेशनल में सीनियर लेवल पे खेलने में। जैसे एक सनाया हो गई, सनाया यादव, वो भी 2 साल पहले उसने भी स्पोर्ट्स चालू किया था। तो वो स्पोर्ट्स करके आज उसको नेशनल में, सबका जो बैकग्राउंड है सबका बहुत साधारण रहे, गरीब बहुत साधारण है। उसमें 1-2 बच्चे हैं जिनका थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड अच्छा है। बाकी आप देखेंगे तो जैसे मैंने ऋतिका का नाम लिया, प्रज्ञान का नाम लिया, मारूफ का नाम लिया, और एक लड़का है विनोद करके, विनोद सिंह करके, वो दहीसर में बीएमसी स्कूल में पढ़ता है। और एक पूजा शर्मा करके है वो। तो ये बच्चे जो हैं वो बीएमसी में पढ़ते हैं। एजुकेशन के साथ साथ हमने बीएमसी में भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया उनके पीटी टीचर सर के साथ मिलके। तो ये बच्चे वहाँ से आ रहे हैं। तो वहाँ से जब इनको इंटर बीएमसी में मेडल आया,
इनको लगा कि कुछ कर सकते हैं, तो वो बच्चे फिर हमने आपको किसने सपोर्ट किया? हमको सपोर्ट किया सर, जो हमारे आसपास के जो लोग थे, जैसे हमारे कोचेस थे। तो हमको फाइनेंशियल सपोर्ट इतना नहीं मिला था, लेकिन हमको मोरल सपोर्ट बहुत मिला। फिर धीरे धीरे जैसे हम बच्चे लोग को आगे लेते चले गए, वैसे हमारा एक फाउंडेशन हमने चालू किया, आउटप्ले स्पोर्ट फाउंडेशन। उस फाउंडेशन के तहत हमने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन करके CSR के लिए आए। CSR स्टॉफ इंडिया करके कंपनी है, MSL करके कंपनी है महिंद्रा की। तो इन कंपनियों को हमने अप्रोच किया कि हम ये ग्राउंड लेवल पे ये काम कर रहे हैं, तो हमको सपोर्ट किया जाए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में 1 साल से उनका सपोर्ट चालू है। कोई फिल्मी एक्टर? जी, फिल्मी एक्टर में हमारा एक सपोर्ट है, जैसे कि तूफान पिक्चर है अपना फरहान अख्तर जी का, इन्होंने भी बीच में मूवी की थी तूफान। तो ये तूफान पिक्चर का जो स्टोरी है सिमिलर हमारे स्लम से मिलता जुलता है। तो ये स्टोरी है, जब हम उनसे बताया कि हम भी ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं, तो बहुत इंस्पायर्ड हुए। और तभी उनके बाद एक बॉक्सिंग का रिंग था, तो उन्होंने हमको बॉक्सिंग का रिंग डोनेट किया, ताकि हमारे बच्चे बॉक्सिंग का रिंग पे जिस खेल पाएं। बॉक्सिंग रिंग में आप मुझे बॉक्सिंग की बारीकियां बता रहे थे, जी। वो फरहान अख्तर ने आपको डोनेट किया है? जी, वो फरहान अख्तर ने डोनेट किया। तूफान पिक्चर होने के बाद वो रिंग उन्होंने हमको दिया है। सरकार की तरफ से भी आपको कोई सहयोग मिल रहा है? नहीं, सरकार की तरफ से भी हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी जो भी सहयोग है सब हमारे म्यूचुअल आसपास के जो लोग हैं, हमारे वेल विशर हैं, उनके साथ ही हम हेल्प करके आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहेंगे कि सरकार सहयोग करे? जी, डेफिनेटली हम चाहेंगे, क्योंकि हम तो काम तो सामाजिक रूप से ही कर रहे हैं ना। आपकी आय का स्रोत क्या है? हमारी आय का स्रोत यही बॉक्सिंग सिखाना, वहाँ से जो भी इनकम आएगा वो मेरी आय है। तो इसमें कैसे, कुछ जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं वो फीस भरते हैं, वो मुझे मिल जाता है। जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं वो पैसा मैं वहाँ पर रोटेट कर देता हूँ। तो ऐसा रोलिंग चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, बट कोशिश ऐसा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को सिखाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लेके आऊँ, ताकि जो अपने को नहीं मिल पाया, जो लोग बोलते थे कि स्पोर्ट्स खेल के क्या करेगा, वो एक मिसाल बन जाएगा कि ये बच्चा स्पोर्ट्स खेल के आज ओलंपिक में मेडल मारा, वर्ल्ड वाइड उसकी पहचान बनी। और जब उसको पहचान बनेगा तो उसके पीछे तो कोई ना कोई तो होगा ही। तो फिर वही एक अपना जुनून है कि जो मुझे नहीं मिल पाया वो मैं किसी न किसी रूप में समाज को प्रोवाइड करूं, और वो बच्चा ओलंपिक में मेडल मारे और हमारे देश का नाम रोशन करे। वो आपकी ये जो कहानी है, आपकी ये जो हकीकत है, ये कोई फसाना नहीं है, हकीकत हम आपसे देख रहे हैं और रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पे रिंग में इतने इतने बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे जी। हैं। कोई ऐसा जोखिम आया कभी किसी को जो चोटिल हो गया हो बच्चा? एक बच्चा, एक इंसिडेंस हुआ था 2011-12 में। एक लड़की थी, वो ड्यूरिंग, मतलब वो ऑलरेडी कहीं से बीमार थी वो, और वो ऐसे ही आई ट्रेनिंग करने के लिए, और वो ट्रेनिंग करते करते उसको पंच लगा, और उस समय पे उसका थोड़ा सा फिजिकल कंडीशन भी ओके नहीं था। तो वो तो उसकी गलती की वजह से उसको इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो 4-6 महीना उसको तकलीफ सहना पड़ा। लेकिन वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, बट वो रिकवर, उससे हमको सीखने मिला। क्योंकि ये कैसा है ना, कॉन्टैक्ट गेम है, इसमें एक दूसरे को लोग मारते हैं। अभी कैसा है कि आप तो किसी के सामने बोल देंगे हाँ मैं रेडी हूँ लड़ने के लिए, लेकिन आपका 1 हफ्ता पहले का मेडिकल कंडीशन कैसा था वो हमें नहीं पता होता है। तो हमारे यहाँ पे जब भी हम ट्रेनिंग लेते हैं तो बच्चे लोग को सबसे पहला कहते हैं आपका मेडिकल कंडीशन चेक करा के आओ। डॉक्टर के पास से आपको फिटनेस का एक सर्टिफिकेट लेके आना होता है, जिसमें कैसा है कभी किसी को बच्चे को पीलिया हो जाता है, या फिर मलेरिया हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे ड्यूरिंग तकलीफ हो जाती है जिसमें वो वीक होते हैं, लेकिन वो ये गेम में आते हैं और फिर वो उनको चांसेस होते हैं इंजरी होने के। तो हम उसको एकदम अवॉइड करते हैं। हम हेल्थ का और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं, ताकि मतलब ये गेम की वजह से किसी को इंजरी ना हो जाए। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा शैलेश जी। कई प्रतिभाएं आपने देने का काम किया है इस देश को। कई लोग जो हैं खेलो इंडिया में अब एंटर कर चुके हैं और आपका एक नाम हो रहा है। आप भी एक प्रतिभावान रहे, लेकिन आपको अफसोस ये है कि उस समय जो सिस्टम था वो साथ नहीं दिया और आपके सपने सच नहीं हो गए। लेकिन और जो नज़रें हैं, जिन नज़रों में वो सपने थे, उनको आपने पहचाना, आपकी पारखी नज़रों ने पहचाना, ये बहुत बड़ी बात है जी। और एक गीत याद आ रहा है आपकी जो पर्सनालिटी पे सूट करेगा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी किसी का के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नाम। जी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप किसी का दर्द उधार ले रहे हैं, किसी के वास्ते आप अपने दिल में एक प्यार रख रहे हैं। धर्म मजहब आपके इस मुहिम में आड़े नहीं हैं, सबको समान भाव से देख रहे हैं। धर्म निरपेक्षता की भी सीख दे रहे हैं
और देश के लिए जो नकारात्मक जो विचारधारा, जो कहीं असामाजिक तत्व बनते आगे चल के, उन्हें आप देश की एक मुख्य विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो एक अनुकरणीय है। आपकी जो पहल है अनुकरणीय है। तो दोस्तों, आज हमने आपको रूबरू कराया शैलेश त्रिपाठी से, जो मुंबई के हैं, और इन्होंने कई ऐसे बच्चों को जो खाली उड़ने का सपना देखते थे, अपने चाल, अपनी झोपड़ी और एक ऐसी जगह जहाँ पे एक एक चाल में, एक एक कमरे में 6-6, 7-7 लोग गुजारा करते हैं, जब वो खुले आकाश में देखते थे तो उन्हें नज़र आता था उस हवाई जहाज़ का उड़ना, और वो कल्पना ही करते थे कि हवाई जहाज़ पे क्या हम उड़ पाएंगे। और उस कल्पना को, उस सपने को आज शैलेश त्रिपाठी ने, उनकी आंखों का जो सपना था उसे हकीकत में बदला है, और आज वो लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं जो समाज को एक दिशा और दशा दे पाने में सक्षम है। तो हम आपको इसी तरीके से रूबरू कराते रहेंगे ऐसी शख्सियत से। तो शैलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरीके से अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ते रहिए, और माँ भारती की सेवा का एक जो आपने पथ चुना है, ये भी बहुत अच्छा है कि जो किसी के सपने हो तो वो सपनों को साकार करना, किसी की आंख के सपनों को पढ़ना। आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, आपके मन में एक टीस रही, एक पीड़ा रही, लेकिन लगातार आप उन ऐसे बच्चों को जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी जो नज़रें हैं, उनमें जो एक जिज्ञासा है, उनके एक जो सपने हैं, उनको आपने बहुत करीब से पढ़ा, और उन सपनों को आप हकीकत में बदल रहे हैं। इसके लिए पहल आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है। तो दोस्तों नमस्कार, आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।